खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। स्टूडियो की घड़ी में 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। बुधवार का दिन है और अक्टूबर की 16 तारीख है। आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर आने से पहले आपको बताते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी। तज्जिया, तबसरा, खबर हर तरफ से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चूँकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा नज़र जहाँ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर रहती है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल पर रहती है, आसपास की रियासतों की भी खबर आपको बताते हैं और दारुल हुकूमत दिल्ली में जो खबरों का मरकज़ है वहाँ पर सियासत किस उफ़क़ पर है, क्या कुछ हो रहा है, उससे भी आपको बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। इस उम्मीद के साथ आज भी आप हमारा मुकम्मल साथ देंगे और हर पल खबरों में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आप आज जब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तो आज जम्मू कश्मीर की तवारीख़ के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी यानी 2 हिस्सों में रियासत को तकसीम किया गया था और उसके बाद कमोबेश 5-6 सालों के वक्फे के बाद अवामी नुमाइंदा हुकूमत बनी, इंतखाबात हुए और आज वो दिन है जब नई यूनियन टेरिटरी की हुकूमत हलफ बर्दारी लेगी। इस पर हमारी नज़र रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। SCO का इजलास शुरू हुआ है। भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरीके के हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। आगे बढ़ेंगे तो आपको कांग्रेस के हवाले से भी खबर बताएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ये सब कुछ ठीक ठाक कहाँ पर नहीं है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। दीगर खबरें होंगी, तज्जिया होगा, तबसरा होगा और हर पल हम आपके साथ रहेंगे 10 बजे तक। और आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वक्त आपको दिया जाए ताकि आपकी हमारी गुफ्तगू हो। मसाइल मामलात पर तो बात होगी, लेकिन नई हुकूमत के सामने कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिन पर उनकी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो फटाफट से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के पन्नों को खंगालते हैं और तवारीख में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है बताएंगे आपको। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 8:38 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहने वाले हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। जायज़ा होगा, तज्जिया और तबसरा होगा, विश्लेषण होगा। लेकिन सबसे पहले आज के दिन की जब बात हुई है तो कम वक्त में चंद अहम तरीन बातें या मालूमात अब तक पहुँच जाए हिस्ट्री ऑफ द डे के ज़रिए, अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। और आज अक्टूबर की 16वीं तारीख है, साल 2024। आज का दिन बताता है कि कई अहम तरीन आज जो है डेवलपमेंट्स दिन में भी होनी है। जम्मू कश्मीर में आज ही के दिन यानी 2024 में 16 अक्टूबर को एक तारीख रकम होगी। उमर अब्दुल्ला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के पहले और साबिक़ रियासत के 13वें वज़ीर आला बनेंगे और इस पर मुसलसल हमारी नज़र रहेगी। आगे चलकर खबर भी आपको देंगे। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली। 1964 में चीन का पहला एटमी धमाका आज के दिन हुआ। ये पहला इस तरह का कोई इक़दाम था चीन की जानिब से जो कामयाब भी हुआ साइंसदानों के लिए। चीन में आज का दिन जो कि सरकारी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है, तक़रीबात का इनेक़ाद अमल में लाया जाता है। आज से 25 बरस कबल 1999 में पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ आयद की गई थी। फैसला इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज की जानिब से हुकूमत के कामों में दखल देने का मामला जब सामने आया तो कहा गया कि मुल्क के अंदर अगर अवामी मुंतखबा हुकूमत है तो फिर काम करने का मौका उन्हीं नुमाइंदों को मिलना चाहिए, ना कि फ़ौज इसमें दखल दे। तो अफवाज की जानिब से जो कोशिशें हुई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त थे, अमेरिका की जानिब से इस पर गुस्से का इजहार करते हुए पाबंदियाँ आयद कर दी गई। इसके अलावा 1939 में जर्मनी ने बरतानिया पर आज ही के दिन हमला किया। दूसरी जंग अजीम की शुरुआत जब बताई जाती है कि उसकी एक वजह यह भी थी जब जर्मनी ने अटैक बरतानिया पर किया और बाद में दोनों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप नेटो कहते हैं उसमें दोनों शामिल हो गए। 1793 में इनकलाब फ्रांस के दौरान मलका मैरी एंटोनेशी को मौत के घाट उतार दिया गया, कत्ल किया गया। 1793 में किसी भी मुल्क के अंदर क्वीन या मलका को इस तरीके से मौत के घाट उतारने का यह पहला इंसिडेंट था हिस्ट्री में, जो आज ही के दिन हुआ 1793 में। 1821 में मैक्सिको की आज़ादी को मंजूरी मिली। आज यौम आज़ादी मैक्सिको मना रहा है। 1959 में ख़वातीन की तालीम के लिए कौमी कौंसिल या नेशनल काउंसिल ख़वातीन के लिए बनाने का फैसला भारत के अंदर आज ही के दिन हुआ।
साल 1905 लॉर्ड कर्जन ने पहली बार बंगाल की तकसीम कराई। वेस्ट और ईस्टर्न बंगाल, दो हिस्से बंगाल के कराए गए और वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ एक हिस्सा जो बाद में बांग्लादेश की सरहद के साथ जाकर लगता है या बाद में जाकर जब बांग्लादेश बना, लेकिन 1905 में एक ही हिस्सा था जिसके दो टुकड़े कर दिए गए। इसके 3 बरस बाद 1908 में जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन का कयाम अमल में आया। बाद में टाटा मोटर्स ने इसके साथ जिम्मेदारी संभाली और हिंदुस्तान के अंदर इस काम को मजीद आगे बढ़ाया गया। साल 1942 कलकत्ता के जुनूब में बंगाल के अंदर तकरीबन 40,000 लोगों की मौत हुई। मुख्तलिफ वजूहात थी। 1942 में भारत की आज़ादी से 5 बरस कबल ये अफसोसनाक वाक़यात रोनमा हुए। 1943 में शिकागो के मेरेड एडवर्ड केली ने आज ही के दिन ज़ेरे ज़मीन रेल सिस्टम का इफ्तिताह किया। अंडरग्राउंड रेलवे बनने का जो सिलसिला है या शुरुआत है वो 1943 में आज ही के दिन हुई। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख 16 अक्टूबर आती है और साल 1945 भारत की आज़ादी से 2 बरस कबल अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत तंजीम का क़याम अमल में आया। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम, दुनिया भर के अंदर इस तंजीम पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई कि कहीं पर भूखमरी हो, कहीं पर सियासी बहरान की वजह से लोगों को मुश्किलात हों खाने पीने के हवाले से, तो अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत की तंजीम पर जिम्मेदारी होगी कि उस इलाके में फूड या खाने पीने का सामान या अशियाई ज़रूरियात पहुँचाया जाएगा। तो ये तंजीम 1945 में आज के दिन बनी। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें। शुरुआत में मैंने कहा कि अहम तरीन वाक़यात में आज का बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए है। एक और तारीख रकम होगी, साबिक़ा रियासत, मौजूदा यूटी और कहां से प्राइम मिनिस्टर से होते हुए चीफ मिनिस्टर और अब यूनियन टेरिटरी का पहला चीफ मिनिस्टर। एक एक करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स देंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में जब दिन की बात हो रही थी तो हमने ज़रूरी समझा कि इस अहम तरीन वाक़े को ज़रा रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी। इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के मामलात पर बात करें। जब तारीख रकम हो रही है तो तारीख सरहद के इस तरफ रकम होगी, ये ज़रूर तारीखी औराक में दर्ज किया जाएगा, मगर सरहद के उस तरफ भी एक तारीख बनी है। शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जिसका आज आखिरी दिन है और सबसे अहम तरीन 8 घंटे आज दिन के भारत और पाकिस्तान की तारीख में इशफाक, जिसका आगाज हो चुका है और इंतज़ार काफ़ी वक्त से था। और ये आज के जो 8 घंटे हैं वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट भारत और पाकिस्तान की तारीख में हो। बिल्कुल, शंघाई ताउन तंजीम जिसे आप SCO कह रहे हैं, उसका 2 रोज़ा इजलास पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जारी है और इस इजलास के अंदर काफ़ी अरसे के बाद भारत के वफ़द की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं और ये इंतहाई दिलचस्प मामला होगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच कशीदगी है। इस बीच बड़ा फैसला मरकज़ी हुकूमत का था कि डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान जाने दिया जाए और वो भारत की नुमाइंदगी वहाँ पर करे। और कल हमने देखा कि डिप्लोमेटिक हैंडशेक भी हुआ, यानी एक दूसरे का हाथ मिलाया गया, यानी एक दूसरे ने हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। न सिर्फ हैंडशेक किया है बल्कि आर्जी तौर पर जो दूरियां थी उन्हें कम करने की भी कोशिश की गई है। डिप्लोमेटिक सतह पर जब आप कल से अभी तक की बात देखेंगे तो कल जो ही सुफरा का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक अंदाज़ा था कि शायद पाकिस्तान की टॉप डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद रहेंगी, लेकिन प्रोटोकॉल्स को एंटायरली कुछ दूसरे अंदाज में भी किया गया था। कुछ बच्चों को वहाँ भेजा गया था जिन्होंने लगभग तमाम हेड्स को वहाँ पर रिसीव किया और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स भी वहाँ पर मौजूद थे। एक तरफ से ये खबर आ रही थी और दूसरी तरफ से ये वाली तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने डिनर रखा, सबको होस्ट किया अपने घर पर और ये वाला जो हैंडशेक है दैट मीन्स समथिंग कि डॉक्टर जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज अपनी जगह पर है और शहबाज शरीफ का जो बॉडी लैंग्वेज है और चेहरा जो है वो ये साफ बता रहा है कि आइंदा 1-1.5 साल के अंदर सिचुएशन किस तरीके की हो सकती है। लेकिन ये हैंडशेक क्या यहीं तक महदूद रहेगा या जो दोनों मुल्कों के बीच दूरियां है, दिलों की दूरियां है, सोच की दूरियां, वो दूरियां कहीं ना कहीं ख़त्म भी होंगी। अगर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान रवाना होने से कबल इस बात का खुलासा पेश किया था कि दो तरफा मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं है, ये SCO का इजलास है और उस इजलास में जो एजेंडा है उसी एजेंडे के तहत काम किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स आज देखने को मिला कि जब एट होम आया, इतलात और ख़बरें पाकिस्तानी टेलीविज़न के हवाले से ये सामने आ रही है कि थोड़ी सी पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर करने की और ये इशाइये के वक्त की तस्वीर है जब दोनों लीडरान मुलाकात कर रहे थे। चूंकि इस्तकबाल भी वज़ीर आज़म ने करना होता है और एक रिवायत रहती है कि
एससीओ का इजलास जब होगा तो जिस मुल्क को मेजबानी का शर्फ हासिल होता है उस मुल्क का सरबराह, अगर वज़ीर आज़म हो तो वो, या फिर सदर हो तो उनकी जानिब से एक डिनर पार्टी रखी जाती है। तो ये डिनर के वक्त की जब वो इस्तकबाल तमाम लोगों का कर रहे थे, और तकरीबन जो हम मुशाहिदा कर पाए इस तस्वीर और वीडियो से, जो पाकिस्तानी मीडिया ने भी जिसकी तस्दीक की, कि 35 से 40 सेकंड तक गुफ्तगू भी दोनों लीडरान के दरमियान इशफाक हुई है। 23वां इजलास काउंसिल ऑफ हेड्स का हो रहा है, एससीओ का, शंघाई ताउन तंजीम का। डॉक्टर जयशंकर भारतीय वफद की क़यादत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से कल उनकी एक छोटी सी मुलाकात भी हुई है। और याद रखिएगा, इस एससीओ को 2001 में चाइना और रूस ने मुश्तरका तौर पर बनाया था, और उसके बाद इसमें ईरान, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे मुल्क आए, और बहस्ते ऑब्जर्वर्स और भी लोगों को वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन एससीओ में ये मुस्तकिल मेम्बरान है, और यही वजह है कि कभी भारत के अंदर, कभी कजाकिस्तान के अंदर, कभी तजाकिस्तान के अंदर, और अब पाकिस्तान के अंदर एससीओ का इजलास हुआ है। 23वें इजलास का आज आखिरी दिन है, और शाम होते होते मुश्तरका ऐलाननामा भी जारी किया जाएगा। तस्वीर, मीटिंग और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद इस मीटिंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते हुए तो उसका असर सरहद से लेकर शहर तक साफ नजर आता है। अब जनाब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और भारत पाकिस्तान की जब बात आई है, जरा बात पाकिस्तान के साबिक वजीर आला की भी करते हैं, जिन्होंने अपना बयान जारी किया है। और ये बयान इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये शख्स पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई का एक ख़ास आदमी है। और ये बयान जो साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक कक्कर की तरफ से दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि कंसेंसस है अब की बार पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तमाम एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, कि दोस्ताना और सेहतमंद ताल्लुकात भारत से बनाए जाए। भारत के साथ दोस्ताना और सेहतमंद ताल्लुकात कायम करने के लिए पाकिस्तान की तमाम एस्टैब्लिशमेंट आज एक पेज पर है। और ये बयान पाकिस्तान के साबिक वजीर आला और मौजूदा सेनेटर अनवारुल हक कक्कर की तरफ से दिया गया है, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से। साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया है, आज के लिए सेनेटर भी है। और ये बयान तब आया है जब 14-15 मिनट के दरमियान मुलाकात भी हुई है, हैंडशेक भी हुआ है, और उसके बाद आज फोटो सेशन में भी कुछ चीज़ें क्लियर होनी है। और ये भी माना जा रहा है कि ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान लगातार ये इशारे दे रहा है कि जनाब हम रिवायत से हटकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगी, यानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चलेंगी। जो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पर बैठे हैं, जो भारत के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, जब तक उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मोस्ट वांटेड लिस्ट जो लिस्ट सौंपी गई है उनकी हवालगी का मामला आगे नहीं बढ़ता है, शायद तब तक मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ेगा। भारत सरकार का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कक्कर का बयान तब सामने आया है जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां आप देख रहे हैं मुसलसल तज्ज़िया पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर किया जा रहा है, नेशनल वहां टेलीविज़न चैनल्स पर गुफ्तगू शुनीद हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें शायद नज़रअंदाज करनी पड़े। मसला कश्मीर पर बात आप जारी रखिएगा, लेकिन कुछ मामलात पर जहां भारत की जानिब से भी पेशरफ्त की गई है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी बड़े स्टेजेस शेयर हुए, जहां पर भी बातचीत हुई, जिनमें से एक ये वाली तस्वीर भी शामिल है, तो वो ये मानते हैं, उनका तज्ज़िया कुछ इस तरह से है कि सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है। भारत अगर काफ़ी आगे बढ़ गया है तो फिर दूसरी जानिब ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान को भी अभी हिकमत अमली अपनी मजबूत तरीके से हो और ताल्लुकात बेहतर होंगी तो ही मामले पर बात होगी। आप यहाँ का मसला है मशरिक़ वस्ता के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे, यूरोप और अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में कहीं और जाकर डिस्कस करेंगे, तो इससे बात नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, उस बयान को काफ़ी कोट किया जा रहा है जिसमें वज़ीर आज़म ने कई मरतबा कहा कि भारत अब इन मसाइल से बहुत ऊपर उठ चुका है और उसने तमाम लोगों के साथ जो उसके साथ चाहता है कि ताल्लुकात अच्छे हो ख्वाहां है, उनको उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की यहाँ से भी मस्बत पेशरफ्त होगी। नंबर 1। नंबर 2 स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़ारजा हमारी नज़र में कोई 10 मरतबा उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते, इस्लामाबाद से कोई पेशरफ्त हुई होती,
तो फिर शायद IMF और बाकी इदारों के सामने, ममालिक के सामने जो कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान कई मरतबा जाता है, उसमें भारत भी मदद कर सकता था। तो वो बताता है कि जो दूरअंदेशी भारत सरकार की है और जो खारजा पॉलिसी है उसका हिस्सा किस तरीके से बनाया जाता है, स्ट्रेटजीज क्या है, फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं, मगर इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि उस तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, तभी जाकर चीज़ें शायद फेवर में जा सकती है। लेकिन इस तस्वीर ने बहुत सारे लोगों के जो कल तक हम देख रहे थे ओपिनियन थे उसमें तब्दीली लाई कि शायद बहुत बातचीत हुई, इतना भी काफ़ी है। लेकिन ये तस्वीर आज के दिन जब आप हिस्ट्री ऑफ द डे में भी देखेंगे तो याद रखी जाएगी। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और जब आज दिन की बात हो रही है तो शुरुआत हमने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक तारीख रकम हो रही है, एक हिस्ट्री उस तरफ और एक इस तरफ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तैयारियां तो वैसे मुकम्मल हो चुकी हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को अपना पहला वज़ीर आला और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 13वां वज़ीर आला आज बनने जा रहा है और साथ साथ वज़रा भी आज जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। तमाम तैयारियां यूनियन टेरिटरी के अंदर श्रीनगर में मुकम्मल कर ली गई है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर सबकी नजरें हैं, जहां पर आज 11:30 बजे ऑफिशियली एक अहम तकरीब होने जा रही है जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से बतौर वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ साथ इतलात ये हैं कि काबीनी वज़रा भी आज हल्फ उठाने के लिए उनके साथ तैयार हो चुके हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अब नंबर्स कितने होंगे वो दूसरी बात है, थोड़ी देर में उस पर डिटेल्स लेंगे। लेकिन SKICC जिसके लिए पहले से ही तैयारियां की गई थी कि यही वो मकाम होगा, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर होगा। मेहमानों के साथ तमाम वो लोग जो जिम्मेदारी आइंदा हुकूमत में संभालेंगे, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर्स टोटल क्या है वो आपको बताएंगे और साथ साथ वज़ीर आला हल्फ उठाएंगे। कुल मिलाकर शहर श्रीनगर में इस वक्त की इतलात के मुताबिक तमाम इलाकों में बिलखुसूस शहर श्रीनगर का जो अहम तरीन मकाम है जहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जहाँ पर दारुल हुकूमत दिल्ली से भी मेहमान पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। 11 बजे तक मजीद कई बड़े चेहरे, अहम तरीन शख्सियात हल्फ बर्दारी तकरीब में पहुँचेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त इस वक्त अहम तरीन मकामात पर नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की हल्फ बर्दारी के लिए उल्टी गिनती का अमल शुरू हो गया है। 11:30 बजे SKICC में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दोबारा हल्फ ले सकते हैं। जहां एक तरफ से तकरीबन 11:30 से 12:15 बजे तक ये सारी तकरीब आपके सामने रहेगी कि 12 बजे तक ये ऑलमोस्ट कंक्लूड होनी है और 12:15 बजते बजते ये बाहर आएंगे। मीडिया से भी छोटी सी एक इंटरेक्शन का शायद प्रोग्राम है। लेकिन आज ही उमर अब्दुल्ला ने पहली मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की रखी है और ये बाद सपहर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर रखी गई है। यानी सीधी सीधी बात है कि पहला दिन ही कामकाज का होगा और बहुत दिन अंदर बैठ चुके हैं। अब सीधे से मामला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ रिव्यू के साथ लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला जो थोड़ी देर में हल्फ बर्दारी लेंगे और आज बाद सपहर पहला इजलास एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ बैठकर भी करेंगे। कल दिन में जो चीफ सेक्रेटरी है वो उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी अपने तरीके से ब्रीफ किया है। उससे पहले कई सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर आए जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के हवाले से उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग्स की है। ताहम खबर ये है कि आज की हल्फ बर्दारी में कांग्रेस का शायद कोई भी चेहरा ना हो। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज के इजलास में शायद कांग्रेस की हल्फ बर्दारी का कोई भी शक जो है ये कोई भी वजीर ना हो। ताहम सकीना यतू, सुरिंदर चौधरी जिनका ताल्लुक जम्मू से है, अब्दुर्रहीम राथर, राना, जावेद राना जिनका ताल्लुक पुंछ राजौरी से है, तनवीर सादिक, एक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो शायद आज रस्मी हल्फ बर्दारी में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ ही हल्फ ले सकते हैं। सकीना यतू, सुरिंदर चौधरी, जावेद राना, अब्दुर्रहीम राथर और तनवीर सादिक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद आज रस्मी हल्फ बर्दारी की तकरीब में ये भी वज़रा हो सकते हैं। क्योंकि बड़ा टाइट लिप रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी
बड़ा टाइट लिप इसको रखा है। जब आप मुमकिना वुज़रा जिनके बारे में कहा जा रहा कि आज हलफ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे, रात देर गए तक उनसे राब्ते में हम थे, तो सबकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन 11 बजे तक उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन तमाम नजरें आज SKICC पर मरकूज रहेंगी, जहां से बराह रास्त नशरियात गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाएगा पल पल का कि किस तरीके से वहां पर सूरत हाल है, कौन कौन वहां पर हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे। ताहम साफ हो गया है कि जहां चंद वुज़रा आज हलफ लेंगे, वहीं पर कांग्रेस की आला क़यादत, इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर्स भी आज यहां पर रस्म हलफ बर्दारी की तकरीब पर मौजूद रहेंगे। टीवी पर आप देख रहे होंगे इमरान नायकू SKICC के बाहर हमारे साथ झील डल के किनारे से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताहम न कोई आज़ाद उम्मीदवार और ना ही कोई कांग्रेस से आज के वुज़रा में काउंसिल में शामिल होगा, इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो हमारे पास आ रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, KC वेणुगोपाल तकरीबन 10:30 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव रात को पहुंचे हैं। CPIM के सीनियर लीडर्स रात को वहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा साबिक वज़राए आला और मौजूदा इंडिया ब्लॉक के वजीर जो है वो आज श्रीनगर में 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 11:30 बजे की हलफ बर्दारी की तकरीब में वो शामिल भी होंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नायकू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग इमरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप शहरी खास के झील डल के आसपास के इलाके के अंदर मौजूद है और यहाँ में 11:30 बजे के आसपास SKICC के अंदर तकरीब होने हैं। अभी तक जो प्रोबेबल नाम सामने आ रहे थे उस पर भी काफ़ी क्योस कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ ज़राया मुख्तलिफ लोगों को कोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इतलात है वो सकीना यतू, सुरिंदर चौधरी, अब्दुल रहीम राथर, जावेद राना, तनवीर सादिक जैसे नाम सामने हमारे ज़राया बता रहे हैं कि हो सकता है ये आज वज़ीर आला के ओहदे के लिए वज़ीर आला के साथ हलफ बर्दारी की तकरीब ले और ये भी बशती वज़ीर काबीनी वज़ीर के हलफ ले। तो कुल मिलाकर अभी ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा, क्या कुछ SKICC के आसपास आप देख पाए हैं और जिन लोगों से आप राब्ते में कल से थे क्या वो रात भर सो पाए हैं या इंतज़ार ही करते रहे, जो इंतज़ार शायद अभी भी कुछ लोगों के लिए जारी होगा? जी बिल्कुल, हम इस वक्त शोराए आफाक डल झील के किनारे पर है। दुनिया की खूबसूरत तरीन डल लेक है ये, और जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, आज सियासी सतह पर, अवामी सतह पर, समाजी सतह पर हम देख रहे हैं कि जोश और खरोश है, क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अवामी मैंडेट मिल रहा है, एक अवामी हुकूमत की तश्कील हो रही है और उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला उनकी आज ताजपोशी हो रही है श्रीनगर के SKICC में। और जहाँ तक SKICC का ताल्लुक है, इसे यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात किए गए इंतज़ामिया की तरफ से। कल शाम से यहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए थे, सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतज़ामात यहाँ पे किए गए। तो कुल मिला के इंतज़ामिया की तरफ से इस हलफ बर्दारी तकरीब के हवाले से इंतज़ामिया के अहलकार तैनात किए गए, इंतज़ामिया बिल्कुल मुतारिक है। और जहाँ तक इस हलफ बर्दारी तकरीब का ताल्लुक है, चूँकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो डिजिग्नेटेड वज़ीर आला, जैसे आपने कहा कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको हलफ दिलाएंगे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका भी आज यहाँ पे उनकी भी हलफ बर्दारी होगी। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे बन रही है। दूसरा ये कि हलफ बर्दारी तकरीब के साथ साथ जैसे आपने कहा कि 3 बजे उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की एक मीटिंग भी ले रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी और यही एक अवामी हुकूमत की खासियत होती है। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि रात भर आप लोगों से बातचीत करते रहे, किसकी क्या कैफियत थी, यकीनी तौर पर तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे तक हमने भी कई सारे सियासतदानों से, खासकर MLA से जो चुन के आए उनसे बात की, और यकीनी तौर पर मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी की नींद पूरी हुई होगी, और इतने वो जोश और जज्बे से है, इतने वो बेताब है कि 11:30 कब बजे और वो श्रीनगर के SKICC में पहुँचेंगे और हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की इस तकरीब पे सारी नज़रें होंगी, जहां उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे, और साथ ही चूँकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो 10% का यहाँ पे
कैबिनेट होगी तो तकरीबन 8 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका मजीद हलफ लेना होगा। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जैसे कि आपने भी कहा कि तकरीबन 3-4 नाम ऐसे सामने आए हैं जिनकी मुमकिन तौर पर जो है उन्हें पोर्टफोलियो मिल सकता है, जिनमें सकीना यतू, अब्दुल रहीम। ठीक है इमरान, आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। बीच में हम खबर जरा जब वुज़रा की भी हो रही है, बड़े नामों की हो रही, तो गुलाम अहमद मीर को लेकर भी खबर बताते चलें कि कांग्रेस की जानिब से उनको लेजिस्लेचर पार्टी का सरबराह मुकर्रर किया गया है और मरकजी क़यादत ने इस सिलसिले में रात देर गए उनके नाम का ऐलान कर दिया है। एक रेजोल्यूशन जो यहाँ से आप सबको याद होगा कि 5 से 6 जो मेंबर्स चुनकर आए उनकी जानिब से भेजा गया था। तारिक हमीद कर्रा की क़यादत में श्रीनगर में इजलास हुआ था और गुलाम अहमद मीर का नाम हो सकता है कि वहाँ से गया हो, जिसके बाद दिल्ली से ये फैसला हुआ कि वो जो CLP की लीडरशिप रहनी चाहिए या मिलना चाहिए, तो गुलाम अहमद मीर से शायद बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, इस वक्त भी काम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर भी जिम्मेदारियां दी गई और डूरू हल्का इंतखाब से असेंबली चुनाव जीत कर आए। CLP लीडर के तौर पर कांग्रेस की जानिब से जब उनको जिम्मेदारी दी गई है तो जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा दिनों में आप देखेंगे, यानी जो हुकूमत का रोल होगा, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर ये गवर्नमेंट चलाएंगे, वहां पर बड़ी सतह पर जो मामला तय करने होंगे वज़ीर आला को कांग्रेस के साथ, तो उसमें गुलाम अहमद मीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा और साथ साथ इस खबर पर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ये बता रहे हैं कि गुलाम अहमद मीर को CLP लीडर नामजद किया गया है। और ये सीधी सीधी बात है, हम अभी बता रहे थे कि कांग्रेस का कोई भी वजीर शायद आज हलफ ना उठाए जी। और मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ जी। इमरान, फटाफट से ये बताइएगा, CLP लीडर का मतलब अब आप मिनिस्ट्रियल दौर से बाहर है, तो फिर क्या हम ये समझे कि जो खबर आ रही थी कि शायद डिप्टी स्पीकर का ओहदा कांग्रेस के पास जाएगा, जिसको लेकर शायद कांग्रेस उतनी मुतमईन नजर नहीं आ रही थी, और यही वजह होगा कि CLP लीडर बनाने के बाद राह हमवार की गई तारिक कर्रा साहब के लिए कि वो काबीना में जाकर कांग्रेस के लोगों की भी और रियासत के लोगों की खिदमत कर सके? जी देखिए, बैकडोर चैनल्स पे मुसलसल ये बातें हो रही थी और जो हमें भी इतलात मिल रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कुछ डिमांड्स रखी जा रही थी सामने के, एक तो जैसे आपने कहा डिप्टी स्पीकर या कैबिनेट में एक, या फिर राज्यसभा की भी बात हो सकती थी, या जैसे कि हमें इतलात मिल रही थी। लेकिन चूंकि राज्यसभा का शायद उस पर कंसेंसस होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से कल अहम डेवलपमेंट हुई कि गुलाम अहमद मीर सीनियर लीडर है कांग्रेस के और एक बड़े मार्जिन से वो जीत के भी आए और अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने कैंपेनिंग भी, इवन कि एक स्टेट के लिए वो अभी भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। तो जब उन्हें पार्टी का लेजिस्लेटर लीडर मुकर्रर किया गया है तो कहीं ना कहीं एक राह हमवार हो चुकी है शायद कांग्रेस के लिए, या तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तौर पर, खासकर डिप्टी स्पीकर की लगभग जो है इस मुमकिन तौर पर ये जो आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब कुल मिला के ये देखना होगा कि जो 11:30 बजे सारी चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी, जिस तरीके से आज हलफ बर्दारी की तकरीब जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इनमें ये देखना होगा जिस तरीके से 50 से ज़ायद इंडिया ब्लॉक या दीगर शख्सियात को मदऊ किया गया है, जिनमें खासकर जब हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी, M स्टालिन की बात करते हैं, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ये अहम ऐसी मुल्क की शख्सियात हैं तकरीबन 50 जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। और शायद एक अहम उनके साथ जो श्रीनगर पहुंच के ही कुछ तस्वीरें जो है और ज्यादा बदल सकती है। और इमरान से हम ये समझे कि एक अनार और कई बीमार वाला मामला इस वक्त बना हुआ है। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नए ब्रिगेड को आगे करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब का मानना है कि जनाब ये वन साइडेड नहीं हो सकता है, हमने एक्सपीरियंस लोगों को भी लाना है विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उमर अब्दुल्ला के भी काफी मुश्किल है कि इतनी बड़ी अच्छी जो तादाद उनके पास मेंबरान की है, फिर इंडिपेंडेंट्स का भी एक सपोर्ट है, फिर कांग्रेस का सपोर्ट है, इस बीच चुन के 5-6 लोगों को निकालना एक बड़ा मुश्किल मरहला उमर अब्दुल्ला के लिए भी रहा होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मुश्किल है उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ये एक महदूद कैबिनेट है, लिमिटेड आपके पास पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स का होगा। और जहाँ जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो आपके पास ऑलरेडी 42 अपने MLAs हैं, फिर उसके बाद आपके 5 से 6 आपके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हिमायत कर रहे हैं,
और ठीक आपके साथ कांग्रेस भी है जिनके 6 MLAs है। और ऑलरेडी जो अलायंस हुआ है वो कुछ शराइत या प्रिंसिपल्स पे हुआ है। जैसे तारिक हमीद करा ने भी कहा है कि उनके लिए नंबरिंग मैटर नहीं करता है, वो एक स्पिरिट के साथ उन्होंने अलायंस किया है जिसको मुल्क की मफाद को देखते हुए जो है ये अलायंस किया गया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स पे ये अलायंस हुआ है। सो अगर ये किसी उसूल के मुताबिक अलायंस हुआ है तो यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंज तो है, लेकिन वो सारी चीजें मद्देनजर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल की जहां तक हम बात करें, अभी तक वो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहीं पर नहीं है, सिर्फ सीट शेयरिंग तक ही महदूद रहा। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल पर बात करेंगे तो देन स्ट्रेटली बात जाएगी 37035A जो एक कोर इशू है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पर पेज फंसता हुआ कांग्रेस का नजर आएगा। अगरचे वो स्टेटहुड की बहाली की बात कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला जरूर स्टेटहुड की बात करें, उनके लिए बुनियादी मौक़िफ़ 3705 अगस्त 2019 के फैसले को सरीहन खिलाफ वर्जी है। और यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों जब खबर आ रही थी कि शायद आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब भी नाराज़ थे उमर साहब के एक व्यू पॉइंट से, लेकिन बाद में वो हवा भी क्लियर हुई, आगा साहब ने अपने तरीके से क्लियर की, उमर ने अपने तरीके से क्लियर, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात करें वो अभी तक भी कहीं नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट ही हर तरफ से है। जी बिल्कुल, एम्बिग्यूटी है, सस्पेंस बरकरार है। जहां आपने कहा कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का जो आर्टिकल 370 पे जो मौक़िफ़ है उसमें कुछ स्टेटमेंट से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर नरमी दिखाई दे रही है। और कांग्रेस भी आर्टिकल 370-35 चलिए इस बीच एक और अहम बात सामने आ रही है, आपको रोक रहा हूं। सज्जाद गनी लोन साहब का ट्वीट सामने आया है। सज्जाद गनी लोन रुकने असेंबली है हंदवारा से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं। मुबारकबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को दी है कि काफी मशक्कत और काफी दिनों बाद 5 साल के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर हम अवामी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और हमें ये याद रखना होगा कि किन मसाइल और मुश्किलात से रियासत गुजरी है और इस असम्बली के पास महदूद दायरे इख्तियार है, लेकिन मुल्क के पास वसी इख्तियारात ज़रूर है। तो हमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। 5 अगस्त 2019 का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया। और फाइनली माई बेस्ट विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड उमर अब्दुल्ला। ये सज्जाद गनी लोन का सुबह सुबह का ट्वीट। यही बात है कि सियासत में आप कहीं पर भी खड़े हो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि जब आंखें मिले तो एक दूसरे के साथ हाथ भी मिला सके और दिल भी मिला सके। बिल्कुल ऐसी कोशिश की गई है और ये वही सज्जाद लोन है जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा, चाहे वो आप क्रिटिक थे और वो लोकसभा इलेक्शंस के बीच वाला, अगरचे थोड़ी सी खामोशी रही जब वो शायद मुल्क से बाहर चले गए थे कुछ पर्सनल मामलात में, मगर वापस आए तो फिर से निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और इतना ही नहीं, जब आपने देखा कि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर कैंपेन हो रही थी तो सबसे ज्यादा इंजीनियर रशीद, जहां बाकी पार्टियां उनको टारगेट कर रही थी, उन्होंने फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लिया। लेकिन ये जो गुंजाइश वाली आपने बात की, उनको पता है सिस्टम कैसे चलता है, विद इन असेंबली सिस्टम में बैठकर क्या किया जा सकता है, और कल जाकर उसी वज़ीर आला के सामने शायद बहुत सारे काम उनको करवाने भी है एज एन असेंबली मेंबर, एज एन लेजिस्लेचर। तो शायद वो भी एक थोड़ा सा गैप रखने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए हुई है। जी इमरान, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370-35A पे अगरचे सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में एक भारी अक्सरियत हासिल की है और ये जानते हुए कि उमर अब्दुल्ला अब वज़ीर आला बन रहे हैं, उनकी हुकूमत बन रही है, एक तो उन्होंने ये बयान दिया कि अब उनके सेंटर के साथ ताल्लुकात वो बेहतर चाहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सेंटर के साथ किसी किस्म की कोई एरोगेंस रखे या उनके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात रखे शायद जिससे जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया मुतासिर हो। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि आर्टिकल 370 पे उनका थोड़ा सा लहजा जो है वो नरम हो चुका है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का आर्टिकल 370-35A पे बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल शुरू से ही काफ़ी खामोश है। और लेकिन अब जहां हम देख रहे हैं कि ये एक कैबिनेट बन रही है और 5 साल के बाद यहाँ एक अवामी या 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत का क़याम हो रहा है, और ये जो हुकूमत बन रही है, ऑल दो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी मेजॉरिटी इस वक्त है कि हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से जो प्री पोल अलायंस हुआ था और प्री पोल अलायंस पे ही दोनों जमातें सामने आई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन तारिक बताइएगा एसकेआईसीसी में इस वक्त हलचल क्या है? ऑफिशियली 11:30 की जो टाइमिंग है उससे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हम देखें कि लीडरान के पहुंचने का सिलसिला, और ये भी कंफर्म कीजिएगा तकरीबन ये जो 21 पार्टियां, 50 से ज्यादा शख्सियात
दिल्ली और मुल्क के बाकी स्टेट से आनी है, साउथ और नॉर्थ इंडिया से, कितने लोग इनमें पहुंचे हैं? देखिए, SKICC में तो गहमा गहमी कल शाम से ही है। एक तो इंतज़ामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि उनके लीडर्स का इर्द गिर्द से वहाँ पे आना, और कुल मिला के गहमा गहमी शुरू है कल शाम से और ख़ासकर आज सुबह से ज़्यादा। तो लेकिन जहाँ तक आपका कहना है 50 से ज़्यादा अहम शख्सियात को यहाँ मदऊ किया गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं वो कल शाम को श्रीनगर पहुँचे और अभी तकरीबन 10 बजे तक मज़ीद जो मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से अहम शख्सियात यहाँ पहुँच रहे हैं इस हलफबरदारी तकरीब में। लेकिन तकरीबन 9:30 बजे के बाद ही यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। 11 बजे से हम आपके साथ बराह रास्त रहेंगे। जब 11:30 बजे हलफबरदारी की तकरीब होगी तो हम 11 बजे से ही अपने नाजरीन को वहां से लाइव ट्रांसमिशन के जरिए से, लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए से तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है जी, नौ मुंतखबा मेंबरान असम्बली जो है वो लगातार पूछ रहे हैं जनाब नाम बताएं, कौन कौन है। नाम हमने प्रॉबली तो बता दिए, बाकी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरों ने जानना है, नासिर असलम वानी साहब, उमर अब्दुल्ला तो है ही, फारूक अब्दुल्ला साहब और शमी ओबराय साहब, ये वो 3-4 लोग हैं जिनके पास तमाम लोगों की पड़ी है कि कौन कौन आज हलफबरदारी की तकरीब में हल्फ उठा सकते हैं। ज़रूर रब्ता करें। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे। ज़रा फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, बात कांग्रेस की भी करते हैं, क्योंकि मामला कांग्रेस का भी पेच फंसा हुआ है यहाँ पर। और फारूक साहब का जो बयान आया है, क्या ये सियासत का एक नया रंग है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो फिर असम्बली इंतखाबात जो मुकम्मल हुए हैं इस पर एक जायज़ा, छोटा सा रिपोर्ट, एक छोटी सी बात आपके सामने रखें ताकि आप याद दहानी के लिए बात याद रखें, और जो हुकूमत नहीं बन रही है उनके सामने भी एक बात आएगी इस खबर के ज़रिए से। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जीके देख रहे हैं, जहां पर बात हो रही थी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आज नई हुकूमत बनेगी, और हुकूमत बनने के साथ जो चेहरे आपके सामने काबीना में आएंगे वो भी आपके सामने साथ साथ डिटेल वाइज रखेंगे, और जिन लोगों को कॉल्स मौसूल हुई या कन्फर्मेशन अभी आधी अधूरी है उस ताल्लुक से भी बात करेंगे। कांग्रेस की भी खबर आपके सामने रखी, लेकिन बात ज़रा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, एक तवील तरीन इंटरव्यू दिया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की कारकर्दगी पर पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बयानिया जम्मू के अंदर जो नैरेटिव सेट किया, जिस पर उन्होंने वोट लिए, उस नैरेटिव को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जैसे उसे कश्मीर में समझा, ऐसे ही कांग्रेस ने समझने की कोशिश की होती और ग्राउंड वर्क होता तो शायद सूरत हाल उनके फेवर में होती। और इस दौरान जब ये पूछा जा रहा था कि जम्मू के अंदर कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियां क्या करेंगी जब मैंडेट एक तरफा
बीजेपी के खाते में गया है। तो सवाल का जवाब आया कि G20 में भी नजरअंदाज किया गया। अफसरों ने यहां पर सूरत हाल को संगीन बनाया, कई इलाकों को नजरअंदाज करके तबाह किया गया। और इतना ही नहीं, उनके मुताबिक G20 जैसे बड़े इजलास के बाद जब इंतखाबात के दौरान भी ऑब्जर्वर्स बाहर से आए, डिप्लोमेट्स बाहर से आए, दुनिया भर से नजरें कश्मीर सूबे पर थी, लेकिन जम्मू सूबे को फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक तब भी नजरअंदाज किया गया। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रही है। नंबर गेम जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। और उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे के अंदर आज के वक्त में भी मुश्किलात हैं, जिसमें दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, इंतहा पसंदी है, लेकिन इसको भी दरकिनार किया गया। और हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की जो खराब कारकर्दगी रही, मायूस कुन परफॉर्मेंस रही, उस पर भी उन्होंने कहा कि सूरत हाल ऐसी है आज के वक्त में सरकार बनाने से पहले ठीक है, चीजें शायद नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है, इसका मतलब है कि पूरा इंडिया ब्लॉक कमजोर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस शायद तवक्कुआत से कम है, जो बेहतर नहीं आ सकी। इस पर उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू सूबे के अंदर किए गए काम, इलाकों को नजरअंदाज करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी और मरकज को भी हदफ तनकीद बनाया। जहां एक तरफ से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वहीं पर भारत पाकिस्तान के बीच SCO इजलास के दौरान भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की पाकिस्तान आमद का भी खुशामदीद कहा और कहा कि उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के बीच मुज़ाकरात के जरिए से आगे बढ़ा जाए। और याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हालात कैसे भी हो, कैसे भी करना हो, हमसाया के साथ ही रहकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमसायों को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। दोस्त आप बदल सकते हैं, लेकिन हमसाया बदलना इंतहाई मुश्किल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला व मेंबर पार्लियामेंट साबिक। आइए एक तरफ हमारा हल वही है। जम्मू में इन्हें वो खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ क्यों नहीं ऐसे ऐसे लोग पार्टियां खड़ी की? यहाँ क्यों की? मुसलमानों में डिवीज़न पैदा करने की। मगर यहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि तुम कितनी भी कोशिश करोगे डिवाइड करने की, हम डिवाइड होने वाले नहीं हैं। हमने इकट्ठे होकर इस रियासत को बनाना, इसको आगे ले जाना। हम नफरतों में नहीं रहेंगे। हमने मोहब्बतें कायम की हैं और इंशाल्लाह आगे भी मोहब्बतें कायम करेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा है। मेरे दोस्त कॉलेज से, स्कूल से कश्मीरी पंडित थे, मैं उनके घर में खाना खाता था, मैंने कभी ये फ़र्क नहीं सोचा। सर आपकी बात पे वो ये उन लोगों का है ना, जो हम में ये फ़र्क डालना चाहते हैं ना, नफरतें डालना चाहते हैं, वही करते हैं। नहीं तो हम लोगों का वही हाल है। हम लोग कभी एक दूसरे अलग नहीं समझते। अरे अगर अल्लाह को यह मंजूर होता कि मैं जवाहरलाल के घर में पैदा होता तो मैं आज हिंदू होता, और अगर इंदिरा गांधी मेरे वालिद के घर में पैदा होती तो वो मुसलमान होती। संतान देने वाला कौन है? वो, उसे आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो आपकी मर्जी कहें। ताकत तो वही है ना, मंदिर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है। हम फ़र्क करने वाले, इंसान से फ़र्क करता है। नहीं तो मुझे बताइए, क्या हिंदुओं के 10 उंगलियां नहीं हैं, उसके 20 होनी चाहिए? और मुसलमान की 5 हैं, उसके 4 होनी चाहिए? अरे भगवान ने, खुदा ने हमें एक जैसा बनाया। हम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के वो मित्रता को दूर किया, नफरतों में डूब गए कुर्सी के लिए। फारूक अब्दुल्ला अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे 24 घंटे कबल सरकार बनने से। लेकिन इस बार सरकार बनाने के लिए जिन लोगों ने वोट किया, ज़रा उन लोगों की बात करना ज़रूरी है। आज के वक्त में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 87 लाख प्लस वोटर्स, यानी 88 लाख के करीब जो लोग वोट डालने के अहल थे, उनमें से जो वोट पड़े, क्या सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर थी या नहीं? ज़रा इसका भी तज्जिया कर लेते हैं और आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। कई लोगों का ये मानना है, और जब वो फिगर्स को सामने रखते हैं तो गुज़श्ता 30 से 32 वर्षों के दौरान कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा और बेहतर माहौल में या पुरअमन माहौल में इस बार वोट डाले गए। 2014 तक, 1990 से 96 तक जितना नुकसान मुबस्सरीन के मुताबिक हुआ, या आदाद-ओ-शुमार जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस नुकसान से इस बार कम से कम बचा गया। यानी लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सरकार ने जो काम किया, उसकी पीठ थपथपाते हुए वहाँ पर मुबस्सरीन नजर आते हैं। इंतखाबात के दौरान वोटिंग टर्नआउट इस बात की तरफ आज के वक्त में मुबस्सरीन के मुताबिक इशारा करता है कि सब कुछ ठीक था, लोग बेखौफ होकर बाहर निकले। वो हड़ताल का असर,
वो बंद की कॉल का असर नहीं था, या फिर कहीं पर डर और भय के माहौल से बाहर निकलकर लोगों ने वोट डाला, ये सबसे बड़ी कामयाबी आज के वक्त में मानी जाती है। और जब ये गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान या 30-32 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, तो 1996 से 2014 तक जो इंतखाबात हुए, जब आप एक एक करके साल दर साल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान सियासी जमातों ने उठाया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ऊपर है। साल 2002 में इंतखाबात के दौरान 700 के करीब सियासी वर्कर्स मारे गए, और इस गैर यकीनी या नामसाइद हालात में 80 से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स, जो जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा हमारी जानकारी के मुताबिक थे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई कैंपेन से लेकर पोलिंग के इस पूरे अमल तक। इसके अलावा इस साल के अलावा आप देखेंगे तो 2002 1996 में भी जहां पर कई लोगों की जानें गई, पूरे इलेक्शंस के दौरान सियासी वर्करों को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया गया। मिल्टन 2 की तरफ से जगह जगह पर उनकी कत्ल व गारत का एक सिलसिला चला। 2008 में भी एक सिलसिला देखा गया जब उमर अब्दुल्ला जीत कर आए, पहली बार वज़ीर आला बने। कैंडिडेट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पीडीपी के थे, बीएसपी के थे और कांग्रेस के थे, कई एक जगहों पर उनके घरों पर हमले हुए और इन हमलों में वो मारे गए। साल 2014 में कई एक जगहों पर हमले हुए, पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशंस हुई, 300 से ज़्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जहां पर फायरिंग की गई। इलेक्शन पीरियड के दौरान लोग वहां पर भी मारे गए। तो इस सारी सूरत हाल के पीछे ये जो आज के वक्त में आप लोगों का बाहर निकलना देख रहे हैं, मुबसरीन के ख्याल के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना और वो जो वायलेंस था, पुरतशद्दुद वाक़यात थे, उसमें कमी होने का नतीजा ये था कि 70% के करीब मुतअद्दिद मकामात पर लोगों ने वोट डाला। कुछ एरियाज़ जहां पर बिल्कुल कम वोटिंग या 0% रहती थी, डाउनटाउन श्रीनगर का इसमें हवाला दिया जाता है। नॉर्दर्न और सदर्न बेल्ट के कुछ इलाके बताए जाते हैं जो मिल्टन 2 के गढ़ माने जाते रहे। लेकिन 2024 आते आते सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई। कम नुकसान और पुरअमन इंतखाबी इनेकाद ये हुकूमत की कामयाबी करार दिया जाता है। चलिए, इंतखाबात के बाद ज़रा बात अब एक और हुक्मनामे की करते हैं, और माना जा रहा है कि नई हुकूमत बनने से कबल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने रात देर गए एक और बड़ा फैसला सुना दिया है। और ये बड़ा फैसला जो है ये 2 डिग्री कॉलेज कायम करने के हवाले से है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बात को अप्रूव कर दिया है और फॉर्मल ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तब जब नई हुकूमत का क़याम आज 11:30 बजे होना है, तो रात देर गए 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जम्मू प्रोविंस के अंदर खोलने को मंजूरी भी दे दी गई है। जो 2 नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं वो लंबेरी नौशहरा के अंदर और अगौहर जो ज़िला जम्मू के अंदर है, इन 2 मकामात पर ये 2 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। इलेक्शन से कबल इन इलाकों को आइडेंटिफाई कर दिया गया था, क्राइटेरिया एरिया को चेक किया गया था और फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। फॉर्मल नोटिफिकेशन के अंदर जो तहरीर किया गया है वो ये है कि सैंक्शन दिया गया जी, एस्टैब्लिश हो जाएंगे 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। सब्जेक्ट इनका जो है वो यही है कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की कंकरेंस और अप्रूवल आई है, उसके बाद ये दोनों कॉलेज के क़याम के लिए हरी झंडी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताज़ा हुक्मनामा 2 डिग्री कॉलेज जम्मू के 2 अलग अलग इलाकों के अंदर कायम करने को रात देर गए मंजूरी दे दी गई है। चलो, तब तक आप शिल्पा को जोड़ो। की हो रही है, ये तो नए कॉलेजेस जिनके क़याम के लिए मंजूरी दे दी गई है, एक जम्मू के अंदर, एक राजौरी के अंदर। लेकिन पुराने कॉलेजेस का हाल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी थी कि परेशानियां काफ़ी ज़्यादा है। एनरोलमेंट ड्राइव होने के बावजूद भी तलबा का अंदाज काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन आज आदादुशुमार से ये पता चलता है कि इस चीज़ से डिग्री कॉलेजेस भी नहीं बचे हैं। सरकारी स्कूलों के बाद सरकारी डिग्री कॉलेजों के अंदर बच्चों का या तलबा का अंदाज, इसका जो कम रुझान देखा जा रहा है वो 22 से मुसीबत बन रहा है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स जो आज के वक्त में इस बात की तस्दीक करते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस जहां पर कई जगहों पर सब्जेक्टिव वाइज जो टीचर्स थे उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाना इसलिए छोड़ा या परेशानी हुई क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो एनरोलमेंट ड्राइव यहाँ पर कॉलेज लेवल पर भी चलाई जा रही थी उसमें भी कमी का रुझान इस वक्त मुतासिर कर रहा है पूरे निज़ाम को।
इसके अलावा मैक्सिमम एरियाज, हालांकि कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं बताया गया जहां पर तलबा की तादाद कम हुई, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आज के वक्त में या तो डिस्टेंस मोड के जरिए या फिर दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के जरिए इस वक्त एडमिशंस लेकर वहां से डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न इसलिए है, यहाँ से कॉलेजेस जब आप छोड़ कर जा रहे हैं तो उसका असर दूसरी साइड से तलबा की तादाद या स्टूडेंट्स की तादाद जो डिस्टेंस मोड में इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं उनकी मुसलसल बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो घर का कामकाज या बाकी कामकाज या जॉब्स के साथ ये एक सिलसिला देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर कॉलेजेस में भी वो काम तालीम हासिल करते रहें और काम भी करते रहें। और आप सब जानते हैं डिग्री कॉलेजेस जो सरकारी डिग्री कॉलेज हैं वो इनको ऑप्शंस नहीं देता। तो नतीजा उसका ये है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में उन कॉलेजों से हटकर बाकी कॉलेजेस को चुनना इस वक्त उनकी तरजीहात में शामिल हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर, उनसे भी बहुत सारे इदारों की जानिब से रब्ता किया गया। उनकी जानिब से भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे सजेशंस या जो ओपिनियन है, तासुरात जानने की कोशिश हो रही कि क्यों कॉलेजेस के अंदर इस वक्त इस रेशो में डिक्लाइन हो रहा है, एनरोलमेंट पूरे मुल्क के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कम हो रही है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इस बार CUET बेस्ड जो एडमिशन्स हुई उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई। तो इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो इकदाम उठाए जम्मू कश्मीर के अंदर जो 64 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं CUET के थ्रू, जहां पर एग्जाम्स भी होने जा रहे हैं 2024-25 के, उसमें भी एडमिशन्स में कमी। ये बताता है कि कॉलेजों में औसतन जो अंदराज होता था, साल में अगर 10,000 या 8,000 स्टूडेंट्स एक खित्ते के अंदर कॉलेजों में जाते थे, उनकी तादाद वसी पैमाने पर कम हो रही है, जो बाइस से तशवीश है। तो जो हाल सरकारी स्कूलों का है, बच्चों का वहाँ से निकलना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना, यही हाल सरकारी डिग्री कॉलेजों में है, जहाँ से आदाद-ओ-शुमार और अफसरान बताते हैं कि कॉलेजों में तलबा का अंदराज कम हो रहा है और डिस्टेंस मोड पर ज़्यादा लोग इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर दो काम एक वक्त में तरजीह तलबा की बन रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 9:30 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके सामने रखेंगे। सरकारी महकमों की बात हो रही है तो डिटेल्स मजीद हमारे पास हैं जो आपके सामने शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि 9:45 पे आपकी कॉल्स ली जाएं। आप कॉल करना शुरू करें, 9:40 के बाद किसी भी वक्त आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में हासिल की जाएंगी, आपकी बात सुनी जाएगी।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं आसार कदीमा की और उन तवारीखी दस्तावेज़ात की जो तवारीख का अहम तरीन हिस्सा होती है, आपकी हमारे मुस्तकबिल की जामिन भी होती है। महकमा आसार कदीमा के रिकॉर्ड का मामला है और फाइनली आसार कदीमा ने गहरी नींद से उठकर उन तमाम दस्तावेज़ात को नई बिल्डिंग के अंदर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नई बिल्डिंग के अंदर जो मॉडर्न इक्विप्ड बिल्डिंग है उसके अंदर जम्मू के अंदर इन तमाम असासों को शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। कमोबेश 3000 बैगों के अंदर जो कला केंद्र के अंदर पड़े हुए हैं अभी भी, और 9000 के करीब बैग्स जो है वो मुबारक मंडी के अंदर है, इनको उठाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव और आर्कियोलॉजी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि मैन पावर उनके पास कम है और मज़ीद मैन पावर की ज़रूरत है ताकि इन हसास दस्तावेज़ात को महफूज किया जाए। अब ये दस्तावेज़ात कौन है? महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से लेकर आज सुबह तक जो ऑर्डर्स निकले हैं, जो एसआरओज़ आए हैं, जो तवारीखी दस्तावेज़ात हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, कुछ स्पीच है, कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें महफूज की जाती हैं ताकि रिसर्चर्स को फ़ायदा मिल सके और ये असासा अगली निशस्त तक चला जाए। आपको याद होगा कि इन असासों को बचाने के लिए नई बिल्डिंग के क़याम के हवाले से पहले ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जम्मू के तहत काम हाथ में लिया गया था, ताहम बड़ी मुश्किलों और मिन्नतों के बाद अब जाकर शायद काम मुकम्मल हो गया। सीधे अपनी नुमाइंदा के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट के तहत एक नई बिल्डिंग बनानी थी, आर्ट और स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, जहां पर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है। अब खबर यह है कि लास्ट टाइम जब आपने खबर की थी और आपने कहा था कि बिल्डिंग बनी है, थोड़ा सा काम और करना था लेकिन पैसा नहीं है, अब खबर यह आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स कला केंद्र के अंदर है, जो डॉक्यूमेंट्स मुबारक मंडी के अंदर, उनको इस नई बिल्डिंग के अंदर लाने का काम शुरू हो गया। डैट मीन्स जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सेट हो गई, बिल्डिंग 100% तैयार है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए। था नए भवन जो कि उसकी तैयारी चल रही थी और पूरी तरीके से उसको यानी कि आर्किवल रिकॉर्ड्स जो है उन्हें फैसिलिटी देने के लिए जो है वो नए भवन का निर्माण किया जा रहा था, उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब आर्किवल रिकॉर्ड्स को जो है वो धीरे धीरे नए भवन जो कि विक्रम चौक पर कला केंद्र के पास बनाया गया है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत, वहां पर जो है वो आर्किवल रिकॉर्ड्स को पहुंचाए जा रही है। जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स है उन्हें वहां पर जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है। देखिए, इस इशू की बात करें तो इस इशू को जो है वो जब एक बैठक हुई थी डिपार्टमेंट की, तो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भी उन्हें इस इशू को जो है वो उठाया गया था, जहां पर डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम आर्कियोलॉजिकल इनके द्वारा जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया जा सके। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो आर्किवल रिकॉर्ड्स को पहुंचाया जा रहा है। और वहीं पर हम मुबारक मंडी की बात करें और साथ ही साथ जो जिस प्रकार से आर्मी हेडक्वार्टर और साथ ही साथ ओल्ड ट्रेजेडी बिल्डिंग है, वहां पर भी करीबन मुबारक मंडी में 3000 के करीब बैग्स हैं और साथ ही साथ ओल्ड ट्रेजेडी बिल्डिंग में 9000 के करीब जो है वो बैग्स है जो वहां पर अभी भी जो है वो पहुंचाने बाकी है और धीरे धीरे काम जो है वो जारी है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो मैन पावर यहाँ पर जो है वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए एक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में जो है वो 3 से 4 जो है वो वहां पर चौकीदार होने चाहिए, मैन पावर वहां पर होने चाहिए ताकि इन सब की जो है वो निगरानी कर सके। लेकिन इस समय मैन पावर जो है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है और एक चौकीदार वहां पर है जो कि इन आर्किवल रिकॉर्ड्स की जो है वो पूरी तरीके से निगरानी नहीं रख पाएगा। लेकिन इस नए भवन की बात करें तो पहले भी हमने कहा था कि इस नए भवन में उस प्रकार की फैसिलिटी दी गई है, यानी कि 3 स्टोरी पे टीवी कैमरा है, हीटिंग वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग है, फेस रिकॉग्निशन है और हर चीज की वो फैसिलिटी है जो कि आर्किवल रिकॉर्ड्स को रख रखाव की जो है वो जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि इनकी निगरानी के लिए जो है वो एक चौकीदार यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पे मैन पावर की जो है वो ज्यादा सफिशिएंट यानी कि जरूरत। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिल्पा शर्मा बता रही थी कि काम शुरू हो गया लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, हजारों दस्तावेजात अभी भी इस अहम तरीन बिल्डिंग से बाहर है जिनको लाने का काम शुरू किया गया है महकमा आसार कदीमा की तरफ से। अब जरा श्रीनगर की खबर से आपको बाखबर के आपको याद होगा कि लेजेंड्स लीग पिछले कई दिनों से श्रीनगर के अंदर चल रही है और जिस तरीके का जोरदार परफॉर्मेंस वहां पर चल रहा है उससे महसूस होने के लिए
शायकीन क्रिकेट भी वहां पर आ रहे हैं। इंतजामिया की मेहनत रंग लाई, ताहम आज बख्शी स्टेडियम में सेमीफाइनल मुकाबला होगा और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फाइनल का मुकाबला होगा जी, माफ कीजिएगा। बख्शी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है और यूनियन टेरिटरी के अंदर यह पहला ऐसा मौका है। बख्शी स्टेडियम को इस बार मेजबानी का मौका दिया गया। पहले जम्मू के अंदर, फिर कश्मीर के अंदर अब तक बड़े मैचेस हुए। पिछले साल भी लीग हुई थी लेकिन जम्मू में मुकाबले हुए ज्यादा, और इस बार फाइनल मुकाबला श्रीनगर में रखा गया। पहले लीग मैचेस हुए, फिर हमने देखा कि ये जो आखिरी 4 का दौर था बड़ा मुश्किल था। आज केदार जाधव और इरफान पठान की टीमें आमने सामने होंगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात कि शायकीन क्रिकेट की अच्छी तादाद ने हौसला न सिर्फ मुंतजमीन का बढ़ाया है बल्कि नौजवान क्रिकेटर्स जो कुछ टीमों को छोड़ चुके हैं, कुछ टीमों के इस वक्त साथ हैं, इन तमाम क्रिकेटर्स की जानिब से भी अब तक काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई कि जोश व जज्बा काफ़ी ज़्यादा है, जोश हाई है। श्रीनगर के अंदर जिस तरह का जोश हमने देखा, ऐसा शायद जम्मू और इसके अलावा उनके मुताबिक भोपाल के अंदर भी देखने को नहीं मिला, जहां पर क्रिकेट को काफ़ी करीब से देखा जाता है। तो मारूफ क्रिकेटर्स जो आमने सामने होंगे। वादी कश्मीर में आज लोगों को एक बार फिर से अपने स्टार क्रिकेटर्स को, पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। शाम 7 बजे का वक्त होगा। कोनक सूर्या जोड़ीसा एक तरफ से होगी और दूसरी तरफ से सर्दन सुपरस्टार्स बख्शी स्टेडियम यानी इरफान पठान और केदार जाधव, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ये सिर्फ गेम ही नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बात भी हैं। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पे देखा जो फर्स्ट टाइम इस क्रिकेट लीग का हिस्सा बन रहे थे। जेसी राइडर जैसे खिलाड़ी, रॉस टेलर जैसे खिलाड़ी जो श्रीनगर में, क्रिस गेल, शिखर धवन, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, ये तमाम वो खिलाड़ी थे वहाँ पहुँचे। आज केदार जाधव होंगे, इरफान पठान होंगे, यूसुफ पठान होंगे। इसके अलावा आपको वो क्रिकेटर्स दिखेंगे जिनमें लीवी नजर आएंगे, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज़ के रिटायर्ड क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग कूपर आपको आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नजर आएंगे। इसके अलावा हमारी जानकारी के मुताबिक इन क्रिकेटर्स के अलावा बहुत सारे खास मेहमान भी आज होंगे और हो सकता है कि वज़ीर आला के बतौर ओहदा संभालने के बाद, आज हल्फ लेने के बाद, उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा आज आपको बख्शी स्टेडियम में नजर आए जो इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात इस क्रिकेट लीग के बाद जरा तरक्याती मंसूबों की। एक अहम तरीन मंसूबा, एक तवील मुद्दत से काफ़ी लोगों को इंतज़ार था और 2 खित्तों को कनेक्ट करने वाली सड़क और एक पूरे ज़िले को बल्कि 2 अजला के आवाम को कवर करने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता जो श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे इसके बीच वाले एरियाज जिनमें पांदच और मनीगाम सड़क है, इंपॉर्टेंट रास्ते हैं अपग्रेडेशन के लिए। और जो 4 लेनिंग का एक प्रोसेस चलना था उस मंसूबे को हरी झंडी दिखा दी गई है मरकजी सरकार की तरफ से। और इस मंसूबे पर 435.89 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 साल का अरसा तकरीबन लगेगा। अपग्रेडेशन का ये काम होगा जो हमारे पास जानकारी है। और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस रास्ते के बनने से एक जो वो ट्रैफिक कंजेशन था बिटवीन श्रीनगर और गांदरबल, उसको भी कम करने में और ठीक करने में एक मौका मिलेगा। ट्रैफिक की नकलो हमल आसान और हमवार होगी और जो ज़रूरी सप्लाई लद्दाख जाती है, लद्दाख से गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए भी बड़ा रास्ता अपग्रेड होने से चीज़ें बहुत हद तक बदलेंगी। हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से ज्वाइन किए हैं मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो। सलीम, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? अपग्रेडेशन का काम जिसका काफ़ी वक्त से इंतज़ार था वो अब शुरू होने जा रहा है, मगर चीज़ें किस हद तक बदलेंगी, ज़रा डिटेल वाइज बताइएगा। अगर गांदरबल की बात करेंगे, गांदरबल में 3 बड़े बर्निंग इश्यूज थे जिसमें गांदरबल में वाइल्ड ब्रिज था, गांदरबल पावर हाउस था और ये जो मनीगाम वाइल्ड रोड है इसकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। क्योंकि पिछले 50 साल से आज तक जो मनीगाम वाइल्ड रोड था इसमें बड़ा लोगों को परेशानी होती थी और जो ट्रैफिक मेस हुआ करता था, चाहे स्कूली बच्चे हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे मरीज थे, एम्बुलेंस वहाँ पे स्टक होती थी, वहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतें आती थी। क्योंकि जो आप गांदरबल से लेकर वाइल्ड तक जो रोड है सिंगल रोड है जो पहले 70 साल पहले बना था, लेकिन इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे एलटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो वाइल्ड ब्रिज जो 2 साल पहले उसकी इनाग्रेशन हुई, ये गांदरबल के लिए सबसे
सबसे बड़ा एक अच्छा कदम भी था, और जिससे 2 यूटी, चाहे आप यूपी लेह की बात करो चाहे आप यूपी कश्मीर की बात करो। इसी तरह जो ये बड़ा बर्निंग इशू था, जो वाइल्ड मनिगाम नागबल रोड था, इसकी बड़ी डिमांड रहती थी हर टाइम। और लास्ट ईयर जो इसका टेंडर भी हुआ था, तो लेकिन उसमें टेंडर में उसमें कुछ इश्यूज थे उस टाइम, तो इसलिए उस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 4 दिन पहले जब ये दोबारा से ये टेंडर निकला, जिसमें 436 करोड़ रुपया इसमें खर्चा आएगा, जो 2 साल में उसमें मुकम्मल काम करना है, उसके बाद 5 साल इसकी मेंटेनेंस रहेगी। जिस ठेकेदार साहब को भी ये काम करना होगा, उसको वहां से ही NHL जो नेशनल हाईवे रोड्स है, उन्होंने ये टाइम रखा है कि 2 साल में ये काम आपको मुकर्रर करना है, मुकम्मल करना है, और उसके मुकम्मल करना है, और उसके बाद जो 5 साल उसकी मेंटेनेंस रहेगी। लेकिन गांधरबल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये जो रोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोड था, जिससे गांधरबल का जो डिस्ट्रिक्ट है उससे भी कनेक्ट होता है। क्योंकि नागबल से लेकर अगर गांधरबल की बात करोगे, तो जो खाली 4 किलोमीटर का सफर है, जिसमें कभी कभार 2 घंटे 3 घंटे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लगता है, चाहे आप बांडीपुरा के लोग भी इसी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो 4 दिन पहले जो टेंडर नोट्स निकली है इसके लिए, इससे गांधरबल के लोगों में काफी खुश खबरी मिली है, तो उसके बाद गांधरबल के लोग भी बहुत खुश हुए। तो अब इस चीज का इंतजार है, जो गांधरबल पावर हाउस भी है, जो बड़े 3, मैंने पहले से ही बोला था कि 3 बड़े इश्यूज थे, जिसमें 2 इशू अब बराबर हो गए। वाइल्ड ब्रिज जो 2 साल पहले इनाग्रेट भी हुआ है, उससे भी लोगों को काफी वो मिला कि ट्रैफिक मैस रहता था। तो इसी तरह ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट मसला था, जिसको 2 दिन पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम वानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और तरक्याती मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग और दीगर काम भी शुरू हो गया। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर। ब्रेक के उस पार 9 मुंतखबा वजीर आला की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर क्या कुछ कह रही है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बात बीजेपी की भी करेंगे और बात प्रियंका वाड्रा गांधी की भी होगी अगर वक्त मिला, क्योंकि ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें। छोटे से ब्रेक के बाद कॉल करना शुरू करें। मिलते हैं आपसे इस मुख्तसर से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। नौ बजकर 42 मिनट का वक्त हो गया है। प्रोग्राम आप आखिरी पड़ाव पर है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। थोड़ी देर में हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप कॉल करेंगे। बात हुकूमत के इदारों तक पहुंचाने का वक्त आ गया है कि हुकूमत को दरपेश मसाइल क्या कुछ है और आपके मसाइल क्या कुछ है, वो हम जरूर उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त प्रियंका वाड्रा गांधी की भी तस्वीर सामने आ गई उमर अब्दुल्ला की। ये पहली तस्वीर नए यूनियन टेरिटरी के नए वजीर आला की हलफबरदारी से कबल मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मज़ार कायद पर गए हैं और वहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जहाँ फातिहा पढ़ी है, फिर अपनी
ये तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया पर भी उन्होंने खुद ही डाल दी है। तो सुबह पहले हल्ला बर्दारी से पहले मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद किया। उमर अब्दुल्ला ने उनके मज़ार पर पहुंचे, दरगाह हज़रत बल के अंदर ये मज़ार है, और थोड़ी देर पहले वहां पर उन्होंने फातिहा ख्वानी की है। मादर मेहरबान की मज़ार पर भी गए, वहां पर भी फातिहा ख्वानी की है, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर भी ये बिल्कुल पास पास है, दोनों जगहों पर फातिहा ख्वानी पढ़ी गई है। तस्वीर पहली सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले दरगाह हज़रत बल के अंदर वाक़ा नसीम बाग के मकाम पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर जाकर उन्हें याद किया, खराज अकीदत पेश की, और साथ साथ दुआया अल्फाज के साथ उन्हें मग़फ़िरत की दुआ भी की। तो पोता दादा की कब्र पर फातिहा ख़ानी के लिए आगे बढ़ते हैं जी। फटाफट से एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस खीमे से सामने आ रही है, जहां पर अब प्रियंका वाड्रा गांधी इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनेगी। प्रियंका गांधी ने सियासत में कदम रखने का बड़ा फैसला ले लिया है और वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। वायनाड से प्रियंका लड़ेगी चुनाव। 12 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। नवंबर 23 को यहाँ पर नताइज का भी ऐलान होगा। फिलहाल बड़ी खबर, प्रियंका वाड्रा गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी, और वायनाड का चुनाव इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और पिछले चुनाव के दौरान 2 जगह से वो लड़े थे, वायनाड से भी जीते थे, इस्तीफा वहाँ पर दिया, और तभी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अब ये सीट जो है प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए खाली की जाएगी। और फाइनली कांग्रेस जराइम ने इस बात पर मोहर लगा दी कि प्रियंका वाड्रा गांधी ने अमली सियासत में यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का फैसला ले लिया है, और वायनाड से वो बाज़ाब्ता तौर पर ज़िमनी इंतखाबात लोकसभा का लड़ने जा रही है। ये पहला ऐसा मौका होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाकर उन पर जिम्मेदारी डाली थी, कैंपेन करती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, उसके नतीजे भी अच्छे आए, चाहे वो अमेठी के अंदर हों, रायबरेली के अंदर भाई के लिए हों, या किशोरी लाल शर्मा के लिए। हमने दोनों जगहों पर ज़बरदस्त कैंपेन में देखा। फिर जम्मू कश्मीर भी कैंपेन के लिए आई। जम्मू सूबे के अंदर बैक टू बैक रैलियाँ की। थोड़ी देर बाद श्रीनगर पहुँचेंगी, ओथ सेरेमनी जहाँ पर होनी है, हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद वो चुनाव अब तक नहीं लड़ी थी, तो ये पहला मौका होगा जहां पर वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से यह फैसला लिया गया कि भाई की जगह बहन को मैदान में अब उतारा जाए। ज़िमनी इंतखाबात होंगे और राहुल गांधी इस सीट को पहले ही खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। तो 12 तारीख को जहां पर एक ही फेस में आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड में इलेक्शंस होंगे, वहीं पर वायनाड के अंदर भी बाई पोल्स होंगे, वोट डाले जाएंगे 12 नवंबर को, और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान एक साथ सारी स्टेट्स का कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पर यहाँ पर खबरों का सिलसिला रोकते हैं, कॉल्स आना भी शुरू हो गई हैं, साथ साथ आप लोगों की बात भी सुनते हैं। एक एक करके कॉलर्स की तरफ चलेंगे। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 125 876 699। इन चारों में से किसी एक नंबर पर आप कॉल करना शुरू करेंगे। एक एक करके बात रखें, और याद रखिएगा जब कॉल करें 0191 लगाना मत भूलिएगा, इसके अलावा कॉल नहीं लगेगी। एक तो ये, दूसरा कॉल करने वाले लोग इस बात का ख्याल भी रखें कि कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर लें, फ़ोन से बराह रास्त हमारे साथ बात करें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शाहवार पर ठीक यह सोरी मुबारक गुलिस्तान न्यूज़ वज़ीर वाला एमकिस टीम जनाब अली आज यह हला बरदारी तुल तह नंबर कोर्मुत शो टीवी पे जनाब अली तुम वो सा पन सजेशन गवर्नमेंटस। मेन सजेशन ये जनाब अली शहरी श्रीनगर दबाव कम कर, हर कुन डिस्ट्रिक्ट मज गवर्नर साहब बेहतरीन हस्पताल ये हर कह फैसिलिटी आज हर कुन डिस्ट्रिक्ट मज पॉलिटेक्निक कॉलेज ये नौजवान गन तम गन अक डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्ट या दिल्ली गन जोम गन बाकी चीज जाए परेशानी हाल यह चीज वात तो गवर्नमेंट अल्लाह ताला थे सही सलाह। सठा शुक्रिया सोफी साहब कॉल करने बापत, और ये मशक्कत सान तो यह प्रोग्राम वुचान तो इंतजार आसान कि लाइन खुल तो पन कत वनु तुम। मैं उम्मीद कि उमर सबस ताम वात जरूर कत। कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर साहब असलम बे पापरे पे अर्ज करान जी। असलम साहब परस वो आरटीसी गाड़ियन मुतलिक वो त्रो बे चानस चंद्रवार पे खुद बे दून 12 बजे तोल ये गवर्नमेंट आरटीसी बस
जनाब तम रच मे 17 रुपये दितन टिकट मगर मंज यम सवार तमिस खत 10 रुपये 15 रुपये तम थन चंदस सोनवार खत सवार तमो दित 20 रुपये दोपनक थन चंदस पता गो कह कॉल तमो दोपस हे टिकट दोपनक यम 3.5 किलोमीटर अत 24 रुपये तेल दियो 4 रुपये छा कम तमो तिखे कत तो हम तिखे कत मे करो पचमे लट अर्ज मन चेक गसान कुने जाय यमन सीसी कैमरा लगे दल यमन यम पन यम अफसर वुचान के यम क्या करान सोन यह गई वरान अमी क्या ग्रतखोरी योत ज्यादा बे कर मान तरफ उमर सोबस यह वन वन वजीर आला अमिस कर मुबारक सती वन बच्चे PhD कर मेहरबानी कर कर सान बच्चन हंद खतर गई वह 18-29 वहर गन एज वार अमिस वनतो इन खतर करतो कह बाकी जरूरत। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत जो मसल वनु तो इंतहाई अहम कि अगर CCTV कैमरा लगित तो इंतजामिया तम जिम्मेदार क्या शेंगित वन नव सर तबाही कुन अन तमाम गाड़ी पे पत कुन वो अत पे संजीद गन जिले इंतजामिया अत महकम के जिम्मेदारन और कत वनु तुम ब्या सो बेरोजगारी हूं मामले इंतहाई अहम मसल और उम्मीद है कि नव हुकूमत यम सात आज यी तम थवन अत पे जोन क्या तुंद इलेक्शन मैनिफेस्टो ती बेरोजगार रोजगार दिन वो कित पे कर तम तथ पे कम रोजो पन कत जरूर तिमन ता वातान। एक और कॉलर हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम ठीक दुआज जनाब मोहम्मद शफी कुंदनगर अहन मे यह रानावारी हस्पताल ऑनलाइन कोर्मुत टिकट कट बेमार पे यमी डेट मगर पे बे ऑनलाइन अनपढ़ जानी अमिस क्या पीस प्रॉब्लम तुम करो मौका तुम लुकन कटा परेशानी गसान लूक कटा परेशान लुकन समझे क्या करो नंबर बाई बज 2 बज नंबर अमी खतर कोर मे अर्ज कि वो बन हुकूमत वो वो तुज कारकर्दगी क्या रोज सचन लुकन सोरी वाद गच कह अमी खतर कोर मे तुंद गर यह ऑनलाइन निजाम अत गोस हुत पे ब्रो काल अहन टिकट यह 10 रुपये बन टिकट दिन अच्छा चलो सड़ा शुक्रिया क्या ताकि लुकन गन मुश्किल तेल कम खतर हस्पताल चलो शुक्रिया इस कॉल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब बस दरगाह पे मोहम्मद याकूब अहन मे थोड़ा अर्ज कि ATM मन नौकरी करान पे करेमो कैमरा इंस्टॉल पे कड़ित मगर अस गई आज 2 वरी नबर कड़मिस अमे मज PF सह मकलान तम PF सह कहें पे ग बैंक वाले दपान अनिव सा एप्लिकेशन लिखित लेबर कमिश्नर वन अनिव सा एप्लिकेशन लिखित पे तथ बाजर पत नतीजे नीरान कह करो पन क्या अगर तुम पन पोस तटान PF सह पोस दिवान कहें यह दत्ता सिक्योरिटी एजेंसी। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत सड़ा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर मैं हारून चंदपुरा से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। हमारा जो ये चंदपुर अहन कल 8-10 फुट तम खेक अत त्रुक चंदपुर स्लैब कर कल बंद मेहरबानी कर वात तो ये अफसरन कत पे कपर कल यह चंदपुर अंदर किन सड़क अक साइड पकान कल अहन तथ कर त्रुक स्लैब तथ थोक सह बंद असल खूबसूरत तम कर बंद। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पास बाग पे अहन बिल्कुल हम तम बाल बस बिल्कुल यप कहें पकान अगर हर कुछ जगह सर्विस त्रो गप पास बाग रोड लाल चौक पे 5-6 बाग तक पास बाग लाल जिम तान
चलो सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने बाबत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, नई सरकार को क्या मसाइल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए। बहरहाल 11:30 बजे हलबरदारी होगी, 11 बजे से हम बराह रास्त आपको वहाँ पर लिए चलेंगे, पल पल का अपडेट बताएंगे। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस शायद इसमें नहीं आएगी क्योंकि CLP लीडर की अनाउंसमेंट उनकी तरफ से कर दी गई और तारिक करार शायद बाहर ही रहेंगे। तो इस बीच बड़ी अहम खबर जम्मू कश्मीर से, अहम पेशरफ्त, कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। ज़राया से बड़ी खबर हमारे पास आई थी, पहले हम आपको ये बता चुके थे, लेकिन अब हुकूमती ज़राया हमें ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करेगी, तमाम आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेंगे, इसलिए कांग्रेस का कोई भी चेहरा नहीं बना। तो फाइनली जो 3-4 नाम हमने आपके सामने रख दिए हैं, मोहर उन्हीं पर लगी है और ये काबीना का पहला हलबरदारी होगी जिसमें अगर 9 लेने हैं तो 5-6 ही वुज़रा फिलहाल ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो अफवाहें और गर्दिशें चल रही थी कांग्रेस के हवाले से, वो फिलहाल इस दौर से बाहर आ गई हैं। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर ली है, यानी जो खबर हमने पहले आपको बताई थी दोबारा से उसकी तस्दीक हो गई है। फिलहाल यहाँ पर तस्दीक हो गई है। फिलहाल यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, प्रोग्राम को इख्ताम भी करना है, छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पर भी खबरें होंगी, लेकिन 11 बजे हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हलबरदारी के लिए।